अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास फिज़िक्स के इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम बेटा तमाम की तमाम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ और जो एडिशनल एमसीक्यूज़ है इस वीडियो के अंदर बेटा ना सिर्फ हमने एक क्विज़ की शक्ल में प्रैक्टिस करवा दिए हैं। सबसे बड़ी बात बेटा इस वीडियो की ये है कि हम मैं मतलब इसको समझाएंगे तो आपको ना वो ना सिर्फ याद हो जाएंगे बल्कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। देखें, इसके अंदर जो आपकी पूरी बुक है ना, जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है, यानी जो कट है पूरी बुक के इंग्लिश और उर्दू मीडियम के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बन रहे हैं टोटल 37 एमसीक्यूज़ वो भी हैं। और जो चैप्टर वाइज हमने एडिशनल भी ऐड कर दिए। मतलब एमसीक्यूज़ के हवाले से बेटा ये एक कंप्लीट वीडियो है। जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल पे ये 37 एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज के पहले किए हुए हैं वो पहले 20 मिनट स्किप कर सकता है, क्योंकि पहले 20 मिनट जो है वो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं और फिर 20 मिनट के बाद जो है वो चैप्टर वाइज एडिशनल एमसीक्यूज़ हैं। हर चैप्टर के 20 से 25-30 एमसीक्यूज़ एडिशनल हैं। आप जब इतनी चीज एमसीक्यूज़ बेटा सुनोगे तो इंशाल्लाह आपका एक भी एमसीक्यूज़ जो है वो गलत नहीं होगा। ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है और मतलब हमने पहले 20 मिनट में एक्सरसाइज के और समझाए हैं। आप सुनोगे, आपको देखिएगा, ये याद होते चले जाएंगे और आपके बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन भी में भी काम आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये बेटा पहले 20 मिनट एक्सरसाइज के और फिर बाद में चैप्टर वाइज एडिशनल। जो बच्चा वीक है वो पहले 20 मिनट करे, 37 एमसीक्यूज करे। जो एफिशिएंट एवरेज अच्छा बच्चा है वो बाकी सारे करे। तो चले बेटा शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। देख ले कितनी मेहनत है, ये सिर्फ आपके लिए है। तो चले जी शुरू करते हैं। जी तो बेटा हमारा पहला एमसीक्यूज है द इंस्ट्रूमेंट दैट इज मोस्ट suitable फॉर measuring द थिकनेस ऑफ फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड इज। मतलब मंदरजा झैल में से कौन सा आला कार्डबोर्ड की चंद शीट्स की मोटाई मापने के लिए ज़्यादा मुनासिब है। अब कार्डबोर्ड की मोटाई नापने के लिए हमारे पास जो होता है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 है, तो इस वजह से माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू, एक फेम्टोमीटर बराबर है। फेम्टोमीटर ये बेटा आपके पास ना प्रीफिक्सेस है, तो फेम्टो जहां पर भी आए तो आपने ना -15 याद रखना है। 10 की पावर -15 मीटर, ये फेम्टोमीटर होता है, ठीक है। फेम्टो का नाम सुनते साथ ही आपके माइंड में जो पावर आनी चाहिए वो -15, -15, -15 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वाले में विच वन इज द नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बेटा अब आपके पास चार ऑप्शन है, कौन सी मंदरजा झैल में से कौन सी मिकदार गैर तभी मिकदार है। गैर तभी मिकदार ऐसी होती है जिसकी पैमाइश ना कर सकें। अब फासले की तो पैमाइश होती है, डेंसिटी की भी पैमाइश कर सकते हैं, टेम्परेचर भी होता है, केल्विन में होता है, सेल्सियस में होता है। रंग जोन सा है ना, ये ऐसा नहीं है जिसकी कोई पैमाइश हो सके। तो ये गैर तभी मिकदार है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो रंग है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हेन चौथा है व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू टेक इट इज टू। सिलेंडर के जरिए जब पैमाइश करते वक्त किस एहतियात पर अमल जरूरी है। अब देखें इसमें जो सबसे बड़ी एहतियात है वो आंख की पोजीशन कर्वी सतह के निचले हिस्से के बराबर होनी चाहिए। आंख की पोजीशन ना इस तरह की होनी चाहिए, देख रहे हैं ना आप, इस तरह की। आप जब भी मेजरिंग कर रहे हो ना तो आंख की पोजीशन ये होनी चाहिए आप लोगों की। तो इसका डी ऑप्शन होगा, पोजीशन द आई इन द लाइन विद द बॉटम ऑफ द मिनिसेस। आंख की पोजीशन कर्वी सतह के निचले निचले हिस्से के बराबर रखें। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वाले में चलें। अ डिस्प्लेसमेंट कैन बी यूज टू मैयर। जो डिस्प्लेसमेंट कैन है किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ये डिस्प्लेसमेंट कैन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज है। फोर स्टूडेंट मैयर द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर्स, विच रीडिंग इज करेक्ट। वर्नियर कैलिपर से सिलेंडर का डायमीटर मापने में कौन सी पैमाइश दुरुस्त है। अब देखें इसमें ना जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आते हैं ना, जैसे कि सी ऑप्शन में देखें 3.47,
पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक की जो मेजरिंग होती है वो करेक्ट होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा 3.47। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। Which of the following measures are likely to represent the thickness of a sheet of this book? दरअसल में से कौन सी पैमाइश इस किताब के सफ़े की मोटाई जाहिर करती है? अब देखिए मोटाई ज़ाहिर करने के लिए ना अब हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए ना वो 10 की पावर -4 होनी चाहिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 क्योंकि ये होती है 0.1 मिलीमीटर के इक्वल। ठीक है, ये रियलिस्टिक हमारे पास थिकनेस होती है एक स्टैंडर्ड शीट की। तो हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4 मीटर। नेक्स्ट की तरफ चलें द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। अब देखें डिस्प्लेसमेंट और जो और फासले में अददी कीमतों की निस्बत क्या होती है देखें ये इक्वल टू या लेस देन 1 होती है या तो ये इक्वल टू होगी या लेस देन 1 के बराबर या 1 से कम होगी। इनकी जो रेशियो है ना दरमियान तो डिस्प्लेसमेंट के और फासले की वो ये वाली होगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं इफ अ बॉडी does not change its position with respect to some fixed point, then it will be in a state of। देखिए अगर कोई जिस्म एक मकाम के लिहाज से अपनी जगह ना बदले, अब एक जिस्म है वो अपनी जगह पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो उस हालत को हम क्या कहेंगे? तो बेटा रेस्ट कहेंगे। जो पोजीशन चेंज नहीं करता उसको हम रेस्ट कहते हैं। A ball is dropped from the top of the tower. The distance covered by it in the first second is। एक गेंद को टावर पर से गिराई गई गेंद को गिराया। पहले 1 सेकंड में इसका तय करदा फासला क्या होगा? ये बताना है आपने। तो इसमें जो पहला होगा ना पहले टाइम पे तो वो 5 मीटर होगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है? क्योंकि जब हम आप वो इक्वेशन यूज़ करेंगे ना एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, तो उसमें वी आई इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो थी ना, तो वो तो सारा हो जाएगा ज़ीरो। तो फिर इसमें वो आगे प्लस 1/2 जी टी स्क्र था, 1/2 लिखकर जी की वैल्यू लिखेंगे 10 और टी उसने कहा है 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में, तो टी की जगह आप 1 डाल दोगे। तो 10 है, 10 पर 2 डिवाइड करोगे तो 5 बचता है। तो ये 5 ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट a body accelerate from rest to a velocity of 144 किलोमीटर पर आवर। अब बॉडी ने एक्सेलरेट किया, पहले वो रेस्ट पे थी। एक्सेलरेट का मतलब अब उसकी वेलोसिटी में चेंज आया ना, रेस्ट से वेलोसिटी में चेंज आया तो वो 144 किलोमीटर पर आवर अब 20 सेकंड में हुआ। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, तो उसने कितना फासला तय किया। तो ये मेरा बेटा आप लोग जब ये सेम न्यूमेरिकल है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 रखोगे, फाइनल वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करोगे पहले मीटर पर सेकंड में, फिर उसके बाद जो टाइम है वो 20 सेकंड। तो डिस्टेंस के लिए आप इक्वेशन का यूज़ करोगे तो डिस्टेंस निकलेगा, उसका आंसर आएगा 400 मीटर। ये याद रखना है आपने। 12 है द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू स्पीड वक्त ग्राफ के नीचे का रकबा अददी तौर पर बराबर होता है डिस्टेंस कवर्ड के तय करदा फासले के बराबर होता है। अगले वाले एमसीक्यूज पे चलते हैं। व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, दिस इज ड्यू टू। जब हम एक पत्थर को पाँव से ठोकर मारते हैं तो हमें चोट लगती है, इसकी वजह है, क्या वजह हो सकती है बेटा? इसकी वजह होती है रिएक्शन। तो जो क्योंकि पत्थर रेस्ट पे था तो हमने उसको मोशन में लेकर आना चाहे तो वो रेजिस्ट करेगा, वो जितना एक्शन उस पे लगाया था उतना उसने रिएक्शन दिया, तो रिएक्शन इसकी वजह है। अब नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंटिल। कोई जिस्म यकसा एक्सेलरेशन के साथ अपनी हरकत जारी रखेगा जब तक उस पर द रिजल्टेंट फोर्स इज एट जीरो। ये द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो, जब इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो होगी, सिफर ना हो। नेक्स्ट वाला है the particles of simultaneously act
अपॉन बाई टू फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं 4 न्यूटन की और 3 न्यूटन की, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, एक जरे पर वक्त वक्त 3 और 4 न्यूटन की दो फोर्सेस लग रही हैं, जरे पर हासिल फोर्स क्या होगी आपने बतानी है, इसकी नेट फोर्स वो बतानी है, तो वो उसकी होगी बिटवीन 1 न्यूटन टू एंड 7 न्यूटन, 1 न्यूटन से 7 न्यूटन के दरमियान की होगी, ठीक है। ये हमारा इसका ऑप्शन था। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए, द फोर्स एफ मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, इट्स वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू, बेटा एक फोर्स एफ है, उसके एक्स एक्सिस के साथ 60 का जाविया बनाती है, उसका वाई जुज़ क्या होगा बेटा, तो उसके लिए हमने फार्मूला लगाना होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, याद है ये फार्मूला, तो थीटा की जगह पर हम 60 लिख देंगे, तो जब उसने वाई पूछा है तो ये साइन यूज होगा एफ साइन 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, मोमेंट ऑफ फोर्स को कहा जाता है, बेटा टॉर्क कहा जाता है इसको, मोमेंट ऑफ फोर्स को, ठीक है। 18 एमसीक्यूज देखें, अ बॉडी विल बी कंप्लीटली इन इक्विलिब्रियम व्हेन, जिसम मुकम्मल तौर पर तवाज़न में तब होगा जब सारी फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो हो और सारा टॉर्क जो है वो ज़ीरो हो। तो देखें जिसमें दोनों, ये देखें सिग्मा एफ इक्वल टू ज़ीरो, सारी फोर्सेस का सम ज़ीरो है और टोटल टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो है, तो बॉडी मुकम्मल तौर पर मुतवाज़न हो जाती है, इक्विलिब्रियम में चली जाती है। नेक्स्ट, वर्क डन इज मैक्सिमम when the angle between the force F and displacement D is, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जाविया होगा, पूछना चाह रहा है कौन सा जाविया होगा फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में, तो वो ज़ीरो का जाविया जब होगा तो हमारा जो वर्क डन है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉस ज़ीरो मैक्सिमम वैल्यू 1 बनाती है ना, तो ये हमारे पास होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, अब पावर का यूनिट आप लोगों ने याद रखना है, वॉट होता है इसका पावर का यूनिट। नेक्स्ट, अ बुलेट ऑफ मैस, एक बुलेट का मैस है 0.05 kg, हैज अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, देखें बेटा मैस दिया हुआ है और क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है, 0.05 किलोग्राम की बुलेट की स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो बेटा आप लिखो अपने नोटबुक पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², जहाँ पर m है वहाँ पर आप m की वैल्यू लिखोगे 0.05 और जहाँ पर v है वहाँ पर 300, क्योंकि v का स्केयर है तो आप 300 का स्केयर लोगे, तो 300 के स्केयर को आप 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आएगा 2250 जो 2250 जूल, जूल भी बोलते हैं जाउल भी बोलते हैं, जो आप प्रोनाउंस कर लो, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, इफ अ कार इफ अ कार डबल्स इट्स स्पीड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी दुगना हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बेटा जब काइनेटिक वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए ना तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ जाती है, ये फार्मूले से साबित होता है, इंक्रीज ऑफ 4 टाइम्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको याद रखना है। और 23, अ वायर इज स्ट्रेच बाय अ वेट W, एक वायर है उसको स्ट्रेच किया गया कुछ वेट लगा के, इफ द डायमीटर ऑफ अ वायर इज रिड्यूस टू हाफ द एक्सटेंशन विल बिकम, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तार को वजन W लटका कर खींचा गया, अगर तार का डायमीटर आधा हो जाए तो लंबाई में इजाफा होगा, कितना इजाफा होगा, वो भी बेटा 4 टाइम होता है, ठीक है, ये याद रखना है 4 टाइम। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक प्रेस के असूल की बुनियाद क्या है, बेटा आप बताएं, पास्कल लॉ, पास्कल लॉ इसका बेसिक रूल है। नेक्स्ट है व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इट पोजेस, बड़ा इंपॉर्टेंट, जब किसी स्प्रिंग को दबाया जाए तो उसमें किस किस्म की एनर्जी होती है,
बेटा जब पोजीशन आ गई ना इसमें, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। नेक्स्ट 26 है, अ फोर्स एक्सर्ट बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। अब एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका एरिया है 50 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 के पास्कल, किलो पास्कल। बताएं जी, फजा का एक मुस्ततिली सतह है जो कि 40 और मल्टीप्लाई पे 50 पर फोर्स डालती है। अगर फ़ज़ाई प्रेशर 100 किलो पास्कल हो तो फोर्स होगी, फोर्स कितनी होगी यहाँ पे कैलकुलेट करें ना अगर इसको, तो 20 किलो न्यूटन फोर्स होगी इसकी। याद रखना ये एमसीक्यूज, क्योंकि आपको पता है फोर्स होता है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब एरिया उसने दिया वो आपको जो है सेंटीमीटर में है ना, तो आप पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। 50 मीटर में कन्वर्ट होके 0.5 हो जाएगा, 40 कन्वर्ट होके 0.4 हो जाएगा। तो ये डाल देना आपने एरिया की जगह पर, और प्रेशर इसका कितना लग रहा है, प्रेशर लग रहा है 100 किलो पास्कल। तो किलो की 3 जीरो और 100 ये खुद 5 जीरो ये हो जाएंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 20 किलो न्यूटन आंसर आएगा। 27 एमसीक्यूज, टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज, टेम्परेचर पैमाइश करता है। टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, ये टेम्परेचर जो है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस की मेजरमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हीट इज द, हीट बेटा हमारे पास क्या होती है, एनर्जी इन ट्रांजिट, मतलब जो वो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है ना, जो ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, ये हमारे पास हीट होती है। एनर्जी का ट्रांसफर होना हीट कहलाता है, ये सिंपल सी बात याद रखें। इन केल्विन स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, केल्विन स्केल में बर्फ के पिघलने का जो दर्जा हरारत होता है वो केल्विन के अंदर बात कर रहा है तो 273 होता है, ठीक है। 273 याद रखना, क्योंकि ये सेल्सियस में 0 के इक्वल होता है, तो उसने केल्विन क्वेश्चन में पूछा तो हम 273 जवाब देंगे। नेक्स्ट, तो बेटा ये जो प्रीवियस एमसीक्यूज है ना ये वाला आपका, तो 273 वाला, इसमें ध्यान से देखना है। वो स्टेटमेंट चेंज भी कर सकता है। अगर वो केल्विन की जगह सेल्सियस लिखेगा तो आप 0 लिखोगे, अगर केल्विन लिखेगा तो 273। तो बड़े ध्यान से इस एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास 273 है, 0 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 30, द टेम्परेचर which has the same value on Celsius and Fahrenheit scale, वो टेम्परेचर जिसकी कीमत सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर बराबर हो, वो बेटा हमारे पास -40 होती है। आपका ना एक न्यूमेरिकल है, आई थिंक सो न्यूमेरिकल 7 पॉइंट ये 2 है, 7.2 या 3, तो उसका आंसर -40 आता है। ये कैलकुलेट जब न्यूमेरिकल करोगे ना, उसी का उसने एमसीक्यूज बताया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो याद रखना -40 है इसका आंसर, ठीक है। 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, बताएं जी मंदरजा झैल में से कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। हमारे पास जो एल्यूमिनियम है ना, कोबाल्ट, आयरन, निकल, तीनों हैं, लेकिन एल्यूमिनियम हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा एल्यूमिनियम। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है बेटा, अब देखो, आर ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, क्रॉस वन अनदर, नहीं बिल्कुल नहीं, एंटर द नॉर्थ पोल, एंटर द साउथ, ये हमेशा ना एंटर द साउथ पोल होते हैं, जनूबी पोल में दाखिल होती है हमेशा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अ कॉमन मेथड यूज टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल इज, किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाने का एक जो आम तरीका है उसको हम स्टॉर्किंग कहते हैं, ठीक है। तो ये रगड़ना, स्टॉर्किंग। नेक्स्ट हमारे पास 34, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ, फिजिक्स किसकी ब्रांच है बेटा, बताएं, आप बताएं। फिजिकल साइंस की, फिजिकल साइंस वो साइंस जिसमें मेजरमेंट्स का जिक्र होता है, ये फिजिकल साइंस की ब्रांच है हमारे पास। नेक्स्ट 35, विच ब्रांच ऑफ साइंस प्ले अ वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, साइंस की कौन सी ब्रांच टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में अहम किरदार अदा करती है, वो हमारे पास फिजिक्स है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद है बेटा क्या है, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, याद रखना है ये। लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीकाकार का की आखिर सच्चाई क्या है। हमारे पास है एक्सपेरिमेंटेशन। हम ज़ाहिर बात है साइंसी ये जो मेथड है इसमें जो आपका तजर्बा होता है ना, तजर्बे करते हैं, वो हमारा बेसिक सच्चाई होती है, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है बेटा। ये हमारे बेटा एक्सरसाइज के हो गए हैं कंप्लीट के कंप्लीट, यही थे हमारे स्मार्ट सिलेबस में। अच्छा, ज़्यादा चांसेस हैं एक्सरसाइज से आए, मतलब आपने ये करने हैं। अभी जो हमने एडिशनल तैयार किए हैं बेटा, इस तरह किए हैं कि जो पास पेपर में टॉपिक थे इस तरह इंपॉर्टेंट के लिहाज से चैप्टर वाइज हैं वो भी, तो आप कर लेंगे तो और एफिशिएंट काम हो जाएगा, ठीक है। और मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलें जी, अब एडिशनल की तरफ चलते हैं। जी तो बेटा हमारा पहला एमसीक्यूज, पहले चैप्टर का जो पहला एमसीक्यूज है वो देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। 10 सेल में से कौन सी मिकदार तभी मिकदार नहीं है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ भी फिजिकल है, टाइम भी है। जो विजडम है ना, हिकमत, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो बी ऑप्शन होगा इसमें हमारा। अगर नेक्स्ट देखें, क्वांटिटीज विच कैन मेजर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आर कार्ड। वो मिकदारें बताएं जिनको बिला वास्ता या बिल वास्ता पैमाइश की जा सकती हैं, जिनको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजर कर सकें, उन क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी, ये डेफिनेशन भी है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। तो हमारा ऑप्शन ए होगा इसमें, तभी मिकदारें। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसमें देखें ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कि फिजिकल नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट फिजिकल, सॉरी नॉट नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ये वर्ड ध्यान से यहाँ। अच्छा, ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जैसे मैं पढ़ते पढ़ते नॉन को इग्नोर कर गया, तो अब हमें लगेगा कि यार नॉन इग्नोर हुआ, ज़ाहिर बात है हम एमसीक्यूज गलत कर लेंगे। तो इसका बेहतरीन हल यही होता है कि आप 2 से 3 दफ़ा उस स्टेटमेंट को पढ़ें। आपके पास खुला टाइम होगा, 2 से 3 दफ़ा पढ़ें, उसको पक्का करें कि अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट, नहीं है, कौन सी नहीं है जी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, गैर तभी मिकदारें नहीं है। अब वॉल्यूम ऐसी क्वांटिटी है जो नॉन फिजिकल है, मतलब इसको जो सा है, वॉल्यूम ऐसी है जो फिजिकल है। और ये जो तीन है ना, अफेक्शन वगैरह, ब्यूटी वगैरह, फेयर वगैरह, ये हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, इनको मैयर नहीं कर सकते। तो जिसको मैयर कर सकते हैं वो वॉल्यूम है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी होगा। आगे देखें, डेंसिटी इज द क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, डेंसिटी ऐसी कौन, ऑप्शन देखें। उसमें कहता है फिजिकल है, बेस है, नॉन फिजिकल है, नॉन मैयर्ड क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है वो जो डेंसिटी है उसको तो हम मैयर कर सकते हैं, तो वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगी, ए ऑप्शन होगा इसका। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट बेस क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी बताएं जो कि बेस क्वांटिटी नहीं है। तो जो लेंथ है वो बेस क्वांटिटी है, टेम्परेचर बेस क्वांटिटी है, टाइम बेस क्वांटिटी है, लेकिन जो स्पीड है ना, वो बेस क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। द मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो इसके कितने पार्ट होते हैं, 2। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट ड्राइव क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी देखें जो कि ड्राइव्ड नहीं है। अब वॉल्यूम ड्राइव्ड है, आपके पास जो फोर्स है वो ड्राइव्ड है। अच्छा, टेम्परेचर भी ड्राइव्ड नहीं है और मैस भी ड्राइव्ड नहीं है। जब इस तरह इसका ए और डी दोनों ऑप्शन बनते हैं, ठीक है। तो ए और डी दोनों ऑप्शन इसके बन रहे हैं। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द बेस फिजिकल क्वांटिटी, आइडेंटिफाई द बेस फिजिकल क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी इनमें आपके पास सिर्फ मैस है, प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन बेस नहीं है, ड्राइव है, फोर्स भी ड्राइव है, स्पीड भी ड्राइव है, तो मैस हमारे पास बेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखें जी, विच इज़ नॉट अ बेस यूनिट इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट्स में इनमें से चारों में से देखो कौन सा बेस यूनिट नहीं है। अब केल्विन, किलोग्राम, जो एम्पेयर, ये सारे बेस यूनिट हैं, लेकिन जूल, जो इसको जूल भी बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं, तो ये जो जूल है ये हमारे पास बेस क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट देखें, किलोग्राम इज,
किलोग्राम का जो यूनिट है, किलोग्राम क्या है, बेस यूनिट है, बेस क्वांटिटी है, ड्राइव यूनिट है, ड्राइव क्वांटिटी है। क्वांटिटी तो है ही नहीं ना किलोग्राम, ये यूनिट है। और कौन सा यूनिट होगा, ये बेस होगा, ड्राइव नहीं है। तो बेस यूनिट हो गया। नेक्स्ट देखें, द ड्राइव यूनिट इज। अब ड्राइव यूनिट आपने बताना है। इसमें अम्पेयर, अम्पेयर तो टेम्परेचर का बेस यूनिट है। कैंडेला ये भी बेस यूनिट है, केल्विन भी बेस यूनिट है। तो पास्कल हमारे पास ड्राइव यूनिट है। नेक्स्ट देखें, जो बोलते हैं ना गीगा हर्ट्स, जी बताता है गीगा को। गीगा होता है 10 पावर 6 हर्ट्ज इज इक्वल टू, अब देखिए 10 पावर 6, उससे पहले लिखा हुआ 3.3। अब ने लगाना है 3.3 मल्टीप्लाई बाय गीगा की वैल्यू होती है 10 पावर 6 हर्ट्ज। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। 3.3 गीगा हर्ट्ज है ना, तो हमारे पास इसका ऑप्शन ये वाला होगा, बी वाला। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारे पास इसका। आगे देखें, 1 पीटा इज इक्वल टू, पीटा होता है 10 पावर 15 बेटा। तो आपने फिर ये 10 पावर याद रखना है। आगे देखें, साइंटिफिक नोटेशन के ये एमसीक्यूज जो टॉपिक है ये हमारा कट है, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं, चांस हैं इसके आने के। अब 5.2, क्योंकि आपने मैथ का चैप्टर 2 कर रहे थे, उसमें 2.1 के अंदर साइंटिफिक नोटेशन दिखाई हैं। तो अब देखें, जो 14 एमसीक्यूज है उसमें पॉइंट से बाद देखें ज़ीरो काउंट करें, तो टोटल 10 ज़ीरो हो गए। 10 ज़ीरो, लेकिन पॉइंट नहीं लगना है 5 के बाद, तो 5 भी ऐड होगा, टोटल होगी 11। अब पॉइंट्स लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो पावर होगी नेगेटिव। तो ऐसा देखें जिसमें हम लिखा हो 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -11, तो हमारे पास इसका ऑप्शन ए बनता है। आगे देखें, अब ये वाली वैल्यू है, इसमें पॉइंट कहीं ना हो तो सबसे लास्ट में लगा होता है। अब पॉइंट लगना है 1 के बाद, तो कितने 6 तो ज़ीरो होगी, और दो नंबर 3 और 8 हो गए। तो पॉइंट इन 8 नंबर को क्रॉस करके जाएगा तो 10 पावर 8 बनेगी। तो 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8, तो इसका ऑप्शन सी होगा। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस यूनिट हैज़ प्रीफिक्स। अब इनमें से बताओ कि कौन सा बेस यूनिट प्रीफिक्स है, तो वो किलोग्राम आपके पास बेस यूनिट प्रीफिक्स है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का डायमीटर ये याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यह 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -11 मीटर। ए ऑप्शन है इसका, -11 से याद रखना है। आगे, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ इज, ये भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। तो इसका एवरेज यूनिट याद रखना 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 किलोमीटर। हमारे पास बी ऑप्शन है इसका। आगे देखें, एट लीस्ट सॉरी एट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपने जब 0.01 लिखा हो ना, 1 से पहले एक ज़ीरो, पॉइंट के और 1 के दरमियान में एक ज़ीरो, तो इसके साथ सेंटीमीटर आता है, याद रखना। तो इसका डी ऑप्शन होगा हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। आगे, द लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर। अब इसमें लग जाएगा जीरो, वही है, अगर 0.01 हो तो मिलीमीटर में, डिजिटल जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है मिलीमीटर में होता है, 0.01 मिलीमीटर। इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, वर्नियर कैलिपर वाज इन्वेंटेड बाय अ साइंटिस्ट। कौन सा साइंटिस्ट था, ये फ्रेंच साइंटिस्ट था, फ्रांसीसी साइंटिस्ट था। ठीक है, वर्नियर कैलिपर के नाम से ही था। वर्नियर कैलिपर वाज इन्वेंटेड इन ईयर 1631 में ये इन्वेंट हुआ था। इस दफ़ा का एक एमसीक्यू ऐसा आएगा जिसमें ईयर्स वगैरह पूछे जाएंगे। आगे, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है। ये चीज़ें आपने आपने याद रखनी है मेरे बेटा। आगे देखें, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 0.0010। अब पॉइंट के 1 के बाद पॉइंट लगना, तो 1 आ गया। अच्छा, पॉइंट के बाद सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है। अब सिग्निफिकेंट फिगर में देखें कि हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी हमारे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, एक जीरो, 1 और 0, दो लास्ट वाली दो, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बी ऑप्शन होगा 2। आगे देखें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3 है, 5, 6, 7। तो ये 3 इसकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। अगले में देखें, द लीस्ट काउंट इज 10 kg, देन 8.00 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 kg
हैज सिग्निफिकेंट, तो इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी? देखिए लीस्ट काउंट इज 10 kg, एक अगर लीस्ट काउंट है 10 kg का, देन 8.00 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 kg, अगर ये वैल्यू है तो उसकी सिग्निफिकेंट क्या होगी? नुमाया हिंसों की तादाद बतानी है आपने, तो इसकी होगी आप लोगों के पास 8.00, ये तीन ये हो गए, और 10 के आपके पास हो गया एक, 10 की वैल्यू होगी, ये 10 एक फिगर है और अगले की तीन, टोटल 4 हो गए, तो सी ऑप्शन होगा। आगे देखें, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोज इन द नंबर, अब ये जो नंबर दिया गया है इसमें सिग्निफिकेंट जीरोज कितनी है? तो इसमें पॉइंट से पहले वाली जो जीरो है, और सॉरी 9 और 4 के दरमियान जो जीरो है वो एक जीरो है, तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर की जीरोज है वो एक है। 9 और 4 के दरमियान जो जीरो है ना, इस जीरो की बात कर रहे हैं, तो वो एक ही है। आगे देखिए, a number such as 0.05 multiplied by 10 power 4 सेंटीमीटर कैन बी एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए पॉइंट जीरो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना, तो पॉइंट जीरो से हट के 5 के आगे लगेगा, तो दो नंबर को क्रॉस कर रहा है पॉइंट, तो नेगेटिव 2 हो गया। आगे 10 की पावर 4 है, 4 में से 2 को निकाल दो तो 10 पावर 2 बचता है, तो 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस का 2, तो ए ऑप्शन आएगा इसका। आगे देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कैन मैयर टाइम इंटरवल, तो ये कितना टाइम इंटरवल इलेक्ट्रॉनिक कर सकता है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसका बी ऑप्शन है 1/1000 सेकेंड। अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक एमसीक्यूज और है इसका 30, राउंड द टू सिग्निफिकेंट फिगर। अब दो सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड करना है, राउंड ऑफ करना है इसको। अगर वैल्यू हो 4.45 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 मीटर हो, तो इसको राउंड ऑफ करें। इसको राउंड ऑफ करना है तो आपके पास क्या होगा, दो है ना, पॉइंट के बाद पहले दो, फर्स्ट वाला 4 और पॉइंट के बाद वाला 4, ये दो सिग्निफिकेंट फिगर होगी। उससे अगली वैल्यू कौन है? 5, उस 5 को हमने राउंड ऑफ करना होता है। तो राउंड ऑफ में 5 आ गया, तो हमने सिर्फ पहली दो लिख लेनी है 4.4, तो मल्टीप्लाई बाय 2 पावर और 10 पावर 2, तो ए ऑप्शन होगा, सिर्फ पहली दो वैल्यूज लिख लेनी है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 2 में देखें, काइनेमैटिक्स इज डिवाइडेड इनटू, कितनी ब्रांचेज में काइनेमैटिक को तकसीम किया जाता है? दो के अंदर किया जाता है। एक आपके पास मैकेनिक्स की दो ब्रांचें हैं, काइनेमैटिक्स और डायनामिक, तो टू ब्रांचेज है इसकी। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें देखें वेक्टर क्वांटिटी कौन है? इसमें वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखें, डिस्टेंस इज अ क्वांटिटी, डिस्टेंस हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है, डिस्टेंस स्केलर होती है। द नंबर ऑफ वेक्टर दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल, भाई हेड टू टेल रूल के अंदर कितने वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं? तो उसमें तो हम काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, लिमिट नहीं है, कम से कम तो दो है, उससे ज़्यादा जितने मर्जी करो, तो एनी नंबर्स आएगा ऑप्शन। अब बॉडी, आगे कहते हैं, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड, बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड रेस्ट, लेकिन ये टॉपिक कट है एहतियातन। चेंज इस पोजीशन, तो वो मोशन होता है, पोजीशन चेंज करा तो उसका ऑप्शन मोशन होगा। ये लेकिन टॉपिक कट है मेरा बेटा, ऐसे एमसीक्यू बस एहतियातन एक दो आ रहे हैं, तो इसको सिर्फ सुन लो। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इज इक्वल टू, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, वेलोसिटी और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है, एस इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला। आगे देखें, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ अ मोशन इज कॉल्ड, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, ये डेफिनेशन है डिस्टेंस की। नेक्स्ट देखें, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, तो बी ऑप्शन है इसका। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट, इनका यूनिट मीटर ही होता है, क्योंकि लेंथ है ना। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड एक तो होती है ms-1, इसमें किलोमीटर पर आर नहीं कर सकते, क्योंकि किलोमीटर कोई ऐसा यूनिट नहीं है, उसने वर्ड यूज किया है SI, तो वो हमारे पास डी ऑप्शन होगा, ms-1। तो ये दोनों सेम थे, तो ms-1 ही आपने रखना है। सी बी और डी बी ऑप्शन दोनों सेम लिखे हो ना, ms-1। तो नेक्स्ट देखें, द फास्टेस्ट
फास्टेस्ट लैंड मैमल इज, सबसे ज़्यादा कौन तेज भागता है, वो चीता है। नेक्स्ट देखें, विच फिश इज फास्टेस्ट, कौन सी फिश आपके पास सबसे स्पीड में ज़्यादा भागती है, तो वो सेल फिश है। नेक्स्ट देखें, द नेक्स्ट नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम, अब डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है ना, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होती है, तो बी ऑप्शन होगा हमारे पास। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो ms-2 होता है, बी ऑप्शन होगा। आगे देखें, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो ये डेफिनेशन भी है, फार्मूला भी है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज विद कांस्टेंट रेट देन द एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट के साथ कांस्टेंट टाइम के अंदर कांस्टेंट चेंज आ रहा है उसमें, तो उसको हम बोलते हैं, उसमें द एक्सेलरेशन क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। आगे देखें, द एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 ms-2 एक्सप्रेस इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, तो इसमें बेटा क्या होता है कि अगर आपको ये वैल्यू दी गई हो ना, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 3600 को ऊपर रखते हैं, 1000 को ओवर के नीचे रखते हैं, और उस फ्रैक्शन को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3600 के स्क्वायर के साथ डिवाइड करते हैं। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 19440 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट, ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो एक्सिस, फर्स्ट करो एक्स एक्सिस है, उसके ऊपर से वाई एक्सिस गुजर रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, तो उसको हम ओरिजिन कहते हैं, नुक्ता आगाज कहते हैं। नेक्स्ट देखें, द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, ये देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, अगर ये मैंने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, ये देखें ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, एक्स पर हमेशा टाइम होता है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो रही है तो वाई एक्सिस पर डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब इसकी ये जो स्लोप है ना, इस स्लोप को हम स्पीड कहते हैं, इस स्लोप को क्या बोलेंगे बेटा हम लोग, स्पीड, ठीक है। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कॉल्ड स्पीड, बी ऑप्शन होगा। आगे देखें, द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, सेम अगर जहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ हो, तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाता है, एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। स्लोप है ना, तो वो एवरेज एक्सेलरेशन होगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन इसलिए नहीं है, क्योंकि वेरिएबल अगर एक्सेलरेशन हो तो वो इस तरह का, वेरिएबल में ये होता है कि ये चेंज हो रही होती है इस तरह, अगर इस तरह की स्लोप हो तो इसको हम बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो इक्वल होता है 1/, एरिया का फार्मूला है ट्रायंगल का 1/2 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस, या हाइट मल्टीप्लाई बेस भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस, सी ऑप्शन होगा इसका। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो बी ऑप्शन है इसका। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as वाली होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। आगे देखें, द करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी, इनमें देखें कौन सी करेक्ट इक्वेशन होगी, ए तो करेक्ट नहीं है, बी भी करेक्ट नहीं है, सी वाली देखो, सी वाली देखो, सी वाली, हाँ सी वाली करेक्ट है, क्योंकि वी एफ माइनस वी आई है ना, तो अगर टी आके इधर डिवाइड हो जाए तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो सी वाला ऑप्शन होगा। इन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ मोशन वी एफ माइनस वी आई इक्वल होगा ए टी के, किसके, ए टी के, तो सी ऑप्शन है हमारे पास। द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी वी टू ए एस प्लस वी आई स्केयर इज इक्वल टू, तो वो होगा वी एफ स्केयर के, क्योंकि उस साइड पे क्या बचेगा, वी एफ स्केयर, क्योंकि माइनस का वी आई स्केयर था, इधर आके प्लस का हो गया, तो सिंपल वी एफ स्केयर बच गया। नेक्स्ट देखें, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्री इज, अब जिस एक्सेलरेशन से बॉडी फ्रीली मूव कर रही होती है ना नीचे, बुक में लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉल बॉडी इन 2 सेकेंड, तो बेटा पहले सेकंड में तो वो जाहिर बात है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है, तो 2 सेकंड है तो 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 19.6 मीटर आएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा। नेक्स्ट देखें,
अल्बर्ट आइंस्टाइन proposed his revolutionary theory of special relativity in year, कौन से साल में की थी? 1905 में। ठीक है बेटा। आगे देखें, स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट को अच्छे से याद कर लो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 3 × 10⁻8 नेक्स्ट, इसके 30 एमसीक्यूज कवर हो गए। अब हम चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 3 में देखें, हाउ मैनी मेजर टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स की मेजर टाइप्स कौन सी हैं? दो हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। तो टू ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें देखें कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स है? मैग्नेट नहीं है, क्योंकि मैग्नेट आपस में जुड़े नहीं होते, थोड़े दूर होते हैं, उनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन फोर्स तो होती है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है, नॉर्मल है हमारे पास, नॉर्मल फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं होती। तो सी ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है हमारे पास? इसमें है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स। आगे देखें, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक तो याद रखो 6.67, लेकिन इसमें मेन याद रखनी है पावर 10⁻−11, तो इसका बी ऑप्शन होगा। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, वो कौन सी इनमें सबसे लॉन्ग रेंज फोर्स है? तो वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। आगे देखें, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इज इक्वल टू G m1 मल्टीप्लाई बाय m2 ओवर डी स्केयर, नीचे डी स्केयर है, तो ये हमारे पास फार्मूला है, डी ऑप्शन है। आगे देखिए, इनर्शिया इज रिलेटेड विद मैस होता है, जितना ज़्यादा मैस होगा उतना बड़ा इनर्शिया होगा। आगे देखें, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड, सारी फोर्सेस का रिजल्ट जिस बॉडी पे लग रहा है तो वो हमारे पास नेट फोर्स कहलाती है। सर आइजैक न्यूटन वाज बोर्न इन लिन लिनकॉनशर ऑन, कहाँ पे पैदा हुए थे? लिनकॉनशर में किस डेट में पैदा हुए थे? तो वो जनवरी 4 1643 में पैदा हुए थे, तो इसका 1643 में जनवरी का महीना था, तो डी ऑप्शन है। वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है बेटा, तो ए ऑप्शन होगा हमारे पास। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन होता है। नेक्स्ट देखें, रॉकेट वर्क ऑन, रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है? न्यूटन थर्ड लॉ पे, क्योंकि उसमें एक्शन और रिएक्शन, एक्शन क्या होता है? गैसेस का बैक साइड से बाहर निकलना, और ये है एक्शन, और उसके बैक साइड से बाहर निकलने की वजह से जो आगे की तरफ धकेलता है उसको, वो उसका रिएक्शन है, तो न्यूटन थर्ड लॉ सी ऑप्शन है इसका। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज, वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? वेट का ऐसा यूनिट बेटा, वेट फोर्स होती है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो वेट का यूनिट भी न्यूटन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें देखें कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो मैस इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी 10 न्यूटन पर केजी होता है, ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट देखें, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास इज कॉल्ड फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इसका बी ऑप्शन है। आगे देखें, द वेट ऑफ 100 ग्राम मास इज इक्वल टू 1 न्यूटन के इक्वल होता है। अगर देखें वेट, उसका मास कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। ये देखें, अगर उसने मास दिया हो 100 ग्राम का, अब ग्राम तो ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे 1000 डिवाइड करो, तो फिर केजी बनता है, तो ये बनेगा 0.1 केजी। कितना? 0.1 केजी। मैस निकल आया 0.1 केजी। ग्रेविटी हमें पता होती है, ग्रेविटी कितनी होती है? 10 ms-2 होती है, तो W इज इक्वल टू एम जी का फार्मूला लगाएं। एम की वैल्यू है 0.1, जी आपके पास क्या है? 10 है, 0.1 को 10 से ज़रब दोगे तो 1 आंसर आता है, तो 1 न्यूटन, क्योंकि वेट का यूनिट न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन आंसर होगा पहला पहला। आगे देखें, टू रन व्हाट इज नीडेड टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, फ्रिक्शन चाहिए होती है इसके लिए हमें, तो डी ऑप्शन होगा। विच इज हाईली डिस्क्राइबेबल व्हेन क्लाइंबिंग अप अ हिल, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए जब आप पहाड़ी पे चढ़ रहे होते हो? उसके लिए भी फ्रिक्शन चाहिए होती है सबसे ज़्यादा, तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी होगा।
आगे देखें, हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कितनी कैटेगरी होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की? दो होती है, स्टैटिक और दूसरी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी? तो इसमें पैराट्रूपर इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो पैराट्रूपर हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स? वो कौन से मटेरियल है? दरअसल में से किस कौन से मटेरियल की धातें प्लेट्स में रखने से कम फ्रिक्शन होती है? ऑयल होता है ना, लुब्रिकेंट होता है ये। नेक्स्ट देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, ये हमारे पास फोर्स कहलाती है बेटा। ये फोर्स का फार्मूला है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसका एंड है। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। डेल्टा पी क्या होता था? चेंज इन मोमेंटम। ओवर टी का मतलब रेट। तो वो किसके इक्वल होता था? फोर्स के। तो डी ऑप्शन है इसका। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, द इम्पल्स ऑफ अ बॉडी इज जीरो। कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो तो बॉडी का इम्पल्स जीरो होगा। द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फ्रीली इज इक्वल टू, तो वो हमारे पास वेट के इक्वल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट? मूविंग ऑब्जेक्ट जब बॉडी मूव कर रही है तो उसमें क्या, जब बॉडी मूव कर रही है तो उसका मास है और वेलोसिटी है, तो मोमेंटम के इक्वल होता है। द प्रोडक्ट एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज कॉल्ड इम्पल्स। याद रखना ये फार्मूला। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखिए, अगर इस तरह का होगा ना तो उसमें जो v है ना, कैपिटल वी है, ये स्मॉल वी नहीं है, कैपिटल वी है, इज इक्वल टू माइनस, इसमें देखिए माइनस वाला यूज होगा, माइनस एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, तो ए ऑप्शन होगा। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ऑफ अ बॉडी इज, बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता था कि कोलिजन से पहले या कोलिजन के बाद, टकराव से पहले या टकराव के बाद बॉडी का मोमेंटम सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो इसका ऑप्शन बी रहेगा। उसके बाद देखें, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एप्लीकेबल ऑन, किस पर एप्लीकेबल है? ये हमारे पास है, पहले कहता है कि मैक्रो ऑब्जेक्ट बड़े या माइक्रो या बोथ ए एंड बी या बोथ, ये बेटा सब पे होता है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, तो ए और बी दोनों ऑप्शन होंगे इसके, ठीक है। ये हमारे चैप्टर 3 के एमसीक्यूज थे। चैप्टर 4 के एमसीक्यूज देखें। इफ द पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो वो हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं, डायरेक्शन सेम है ना। नेक्स्ट देखें, द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल, हमने अभी पढ़ा था ये एमसीक्यूज, एनी नंबर्स हम ऐड कर सकते हैं, तो इसका सी ऑप्शन होगा। द मूवमेंट आर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, बेटा जो मूवमेंट आर्म है ना उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक मैकेनिक टाइट करता है एक नट को ऑफ अ बाईसाइकिल यूजिंग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पिनर। 15 सेंटीमीटर का जो लॉन्ग स्पिनर है ना, उससे वो नट को टाइट कर रहा है और उस पर फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन की, तो टॉर्क बताएं। तो आपको पता है जैसे टॉर्क का जो फार्मूला था वो था एफ मल्टीप्लाई बाय एल। एफ वो बता रहा है कि जी 200 न्यूटन, और एल कितना था? 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर तो यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे यूनिट नहीं है, तो मैं पहले 15 को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो 15/100 किया, तो ये आंसर आएगा 0.15 मीटर। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा 200 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.15 मीटर। अब 0.15 मीटर को 0.15 को जब 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 30 न्यूटन मीटर, ठीक है। टॉर्क 32 न्यूटन मीटर हो गया। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अ बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट्स फ्रॉम अ कपल, दो फोर्सेस लग रही हैं, इक्वल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कपल कहलाता है। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टार्क? कौन सा है बेटा? कपल ही स्पेशल टाइप ऑफ टार्क होता है। द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज, अब वैल्यू ऑफ साइन 90 इज, कैलकुलेटर जाए खोलें,
कैलकुलेटर पे साइन लिखें, 90 लिखें, इक्वल का बटन दबाएंगे तो 1 आंसर आएगा। आगे देखें, कंप्लीट द इक्वेशन एफ वाई ओवर एफ एक्स इज इक्वल टू, ये होता है टेन थीटा के इक्वल। नेक्स्ट देखें, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा हमारे पास क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर ना बेस, क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बी ऑप्शन है। आगे देखें, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है, अगर 15 न्यूटन की फोर्स लग रही है और एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, एक्स और वाई कंपोनेंट निकालें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, और सॉरी एमसीक्यूज भी है और न्यूमेरिकल भी है। तो इसको देखते हैं, उसने क्या क्या वैल्यू दी है आपको। 15 न्यूटन की फोर्स है, 90 डिग्री का आप लोगों के पास एंगल है, तो 15 उसने दिया आपको, 15 न्यूटन फोर्स है, और जो थीटा दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। अब एक्स कंपोनेंट निकालना है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई निकालना है तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो एफ लिखें 15, कॉस थीटा की जगह लिखें 90। इसी तरह यहाँ पे लिखें 15, साइन थीटा की जगह लिखें 90। अब कैलकुलेटर पे एज इट इज़ लिख दें, 15 कॉस 90 इक्वल दबा दें, तो हमारे पास जो आंसर बनेंगे इसका ए बनेगा, एक्स कंपोनेंट, एक्स वाला। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, अगर फोर्स लग रही है 12 न्यूटन की और 5 न्यूटन की आर एडेड, देन द रिजल्टेड आर। अब अगर फोर्सेस हैं तो 12 की न्यूटन और 5 न्यूटन, इनको ऐड करते हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट कैन नॉट बी, तो रिजल्टेंट क्या नहीं है, 12 न्यूटन और 5 न्यूटन फोर्स को जमा करें तो उनका हासिल फोर्स नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। तो हमारे पास इसका जो फोर्स का हासिल मतलब जो रिजल्टेंट नहीं आएगा, वो हमारे पास तीनों ही नहीं आ सकते, ना ए आ सकता, ना बी, ना सी। हमारे पास सिर्फ इसका ऑप्शन डी है जो बनेगा। 5 को और 12 को जमा करो तो 17 बनता है ना, तो हमारे पास इसका असल जो ऑप्शन बनता है वो डी बनता है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन होगा। 12 न्यूटन और 5 न्यूटन को ऐड करें तो क्या रिजल्ट नहीं होगा, ऐड करें तो 17 बनता है ना, तो क्या नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। तो इसके ऑप्शन सी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। तो इसका अगर वो कहता है कि रिजल्टेंट बनता है तो वो बनेगा डी ऑप्शन। इफ फोर्स एफ मेक एन एंगल थीटा, अगर एक फोर्स एफ है, किसी डायरेक्शन में थीटा एंगल पर वो फोर्स लग रही है, देन वाई एक्सिस, विद वाई एक्सिस, देन इट्स वाई कंपोनेंट विल बी, तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, तो ए ऑप्शन होगा इसका। वाई कंपोनेंट में एफ साइन थीटा होता है बेटा, ए ऑप्शन है इसका। इफ फोर्स एफ मेक एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, देन एक्स कंपोनेंट विल बी, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो एफ एक्स कंपोनेंट हमारे पास एफ कॉस थीटा होता है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैव एंगल बिटवीन देम, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर हों तो उनके दरमियान में 90 का एंगल होता है। हाउ मैनी टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम आर, कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, दो, स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम। पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। बॉडी इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है। आगे, द इलेक्ट्रिक बल्ब हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ रूम इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो उसको किसकी एग्जाम्पल है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की है, रुका हुआ है ना। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर, दो होती हैं कंडीशन। नेक्स्ट देखिए, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ टार्क इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन होगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, इसका ऑप्शन भी ए होगा हमारे पास। उसके बाद देखिए, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर,
कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 होती हैं। और नेक्स्ट देखें, अ बॉडी इज इन नेचुरल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कीप इट्स हाइट इज इफ डिस्प्लेस्ड। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी होगा। अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पर हो ना तो स्टेबल रहती है। तो इज एट लोएस्ट पोजीशन, हमारे पास ये ए सी ऑप्शन होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्केयर, ठीक है, वी स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये। जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ जाए उतनी ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके होता है? अब देखो ना, फार्मूला था एम वी स्केयर ओवर आर। ओवर के नीचे कौन है? आर है। तो ओवर के नीचे वाली वैल्यू यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो रेडियस आर होगा। आगे देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म मैक्सिमम वर्क, मिनिमम वर्क, नेगेटिव वर्क, ऐसा कोई भी वर्क नहीं करती सेंट्रीपिटल फोर्स, इसमें कोई वर्क नहीं होती, नो वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? क्रीम सेपरेटर, वॉशिंग मशीन, दोनों है, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की रिएक्शनल फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ए ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, हमारे एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 5 के ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा? जूल होता है। नेक्स्ट देखें, 1 किलो जूल इज इक्वल टू, हमारे पास 1000 जूल के किलो है ना, तो 3 जीरो होंगी, 1000 जूल के इक्वल होता है। 1 मेगा जूल, मेगा में 10 पावर 6 होती है बेटा, तो 10 पावर 6 मेगा जूल होगा। नो वर्क इज डन व्हेन थीटा इज 90, अगर 90 होना तो कॉस 90 लगाएं तो ज़ीरो हो जाता है, तो ये 90 ऑप्शन होगा। वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव इफ, नेगेटिव कब होगा? अगर थीटा 90 से बढ़ जाए, 100 हो जाए, 120 हो जाए, 180 तक अगर हो, थीटा 90 से बड़ा हो, तो वर्क हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। वर्क इज अ क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखें, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी जो भी होगी ना वो बेटा वो जूल में ही मेजर की जाती है, उसका यूनिट जूल ही होता है। आगे देखिए, एक कार जिसका मास है 400, मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, द काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला क्या था काइनेटिक एनर्जी का? 1/2 mv स्क्वेयर, एम की जगह लिखोगे 4, वी की जगह लिखोगे 2, उसका स्केयर लोगे, 2 का स्केयर लोगे 4 बन जाएगा, 4 को 400 से मल्टीप्लाई करो, तो 4, 2 का स्केयर लिया। देखिए ना, फार्मूला मैं लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर। एम कितना है हमारे पास? एम कितना था? 400, ठीक है। वी कितना है? 2, 2 का स्केयर ले लो, तो 1/2, ये आ गया 400, 2 का स्केयर लिया 4, 2 की कटिंग करो, 2 वन ज़ार 2, 2 टू ज़ार 4। अब 400 को 2 से ज़रब दे दो तो क्या बनता है? 800। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? 800 जूल। नेक्स्ट देखें, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, एक मास है उसका 2 kg, इस प्लेस ऑन टेबल, अब टेबल पर प्लेस किया, उसकी हाइट कितनी है? 100 सेंटीमीटर है। द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, अब जब हाइट की बात हो ना तो एम जी एच यूज़ होगा, तो 2 एम की जगह 2 आ जाएगा, जी की जगह 10 आ जाएगा, हाइट की जगह 100 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.1, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, और तो हमारे पास जो आंसर बनेगा, सच, हाँ, अगर ज़ाहिर बात है कि अब काइनेटिक एनर्जी तो पोजीशन पर होती ही नहीं है, अब किसी हाइट पर तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी तो वहाँ होती ही नहीं है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन 0 जूल होगा। नेक्स्ट देखिए, हैमर राइज अप हैज़ एनर्जी, अब ऊपर की तरफ हैमर को लेकर गए हुए हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। वर्क डन बाय अ सिंगल बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज,
0.5 जूल, ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द एनर्जी आउटपुट ऑफ अ पावर स्टेशन इन 1 ईयर इज, एनर्जी आउटपुट ऑफ अ पावर स्टेशन इन 1 ईयर इज, याद रखना ये 10 पावर 16 जूल है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। एवरी एनर्जी डज नॉट रिमेन अवेलेबल फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क इज कॉल्ड, तो वो हमारे पास जो दोबारा यूजफुल नहीं हो सकती वेस्ट एनर्जी कहलाती है। बायोमास इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का है सी ऑप्शन। विच वन इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? बायोमास। नेक्स्ट, resources of energy which are replaced by new one after their use are called, तो वो हमारे पास क्या होती है? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, बी ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स? वो फोसल फ्यूल है। नेक्स्ट देखें, न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो बी ऑप्शन होगा इसका। हाउ मैनी टाइम required to form new resource of non-renewable energy resource? नाकाबिले तजदीद एनर्जी के ज़राए को दोबारा बनने में कितना वक्त लगेगा? मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसमें, लाखों साल। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फैन इन वाट इज, याद रखना इलेक्ट्रिक फैन की जो पावर वाट में है ना वो 80 होती है। वन 1200 वाट इज पावर ऑफ अ माइक्रोवेव ओवन की होती है। बल्ब हैज़ 100 वाट का बल्ब होता है। अब व्हाट इज़ द पावर ऑफ एयर कंडीशनर? ये बेटा टेबल है, इसको आपने याद कर लेना है। 2500 वाट होता है। 1 वाट इज इक्वल टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, बी ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंस विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंस लीस्ट पावर? तो वो हमारे पास होती है ट्यूबलाइट, ठीक है, डी ऑप्शन है इसका। Consumption of energy by a 60 watt electric bulb in 2 seconds is, consumption of energy by a 60 watt electric bulb is 2 second is 120 joule. The average efficiency of a bicycle is 15%. उसके बाद efficiency of an ideal system is 100%. Ideal system 100% होता है। 80% इज एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ये बेटा टेबल है, इसमें से आना है एमसीक्यूज। अब मशीन विच इट्स आउटपुट इक्वल टू इनपुट इज कॉल्ड, ऐसी मशीन बता दें जिसके आउटपुट और इनपुट बराबर हो, वो आइडियल होती है। फिजिक्स की लैंग्वेज में ना आइडियल का वर्ड नॉट पॉसिबल होता है, तो जब जाहिर बात है इनपुट और आउटपुट कभी इक्वल नहीं होती, लेकिन अगर इक्वल आ रही हैं तो हम उसको आइडियल केस कहते हैं, तो यहाँ पे आइडियल मशीन हो जाएगी। जी तो बेटा वो हमारा चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 का जो पहला एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन इलास्टिक मटीरियल? बताएं जी कौन सा इन इलास्टिक मटीरियल है जिसमें इलास्टिसिटी नहीं है? तो वो बेटा क्ले है, गूंदी हुई मिट्टी ना, ये इलास्टिसिटी इसमें नहीं होती। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, प्लास्टिसाइन इज एन डैश मटीरियल, कौन सा मटीरियल है? ये हमारे पास इन इलास्टिक मटीरियल है, ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें भी प्लास्टिक में भी इलास्टिसिटी नहीं होती। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, ऐसे यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज, बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट जो के है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट के, उसकी जो वैल्यू होती है वो न्यूटन पर मीटर, मीटर की पावर -1, ये वाला होगा न्यूटन पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज देखें, के इज इक्वल टू, अब आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता था भला? आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है एफ इज इक्वल टू, देखिए ना, एफ इज इक्वल टू के एक्स होता था, ठीक है, एक्स हमारे पास डिस्टेंस है, तो अगर मुझे एफ के निकालना है तो एक्स मल्टीप्लाई और एफ के नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, तो इसका ऑप्शन होगा के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, सी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें, ग्रेडियंट और या स्लोप ऑफ अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ इज अ मेजर्ड ऑफ,
स्प्रिंग कांस्टेंट को इस मेजर करती है ये, तो इसका ऑप्शन स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। फार्मूला ऑफ हुक्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के एक्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, याद है ना फार्मूला, मास ओवर वॉल्यूम। नेक्स्ट देखें डेंसिटी ऑफ एयर, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 kg पर मीटर क्यूब, तो बी ऑप्शन होगा, ये याद रखिएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, ये इस तरह याद रखना क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 3700 kgm-3। अगला देखें विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी, इसमें सबसे ज़्यादा कम डेंसिटी किसकी होती है, वो एयर की होती है बेटा। उसके बाद डेंसिटी ऑफ स्टील, ये पूरा एक बेटा आपके पास ना वो चैप्टर 6 के अंदर एक टेबल बना हुआ है, तो इस टेबल में से एक एमसीक्यूज लाजमी आना, तो वो आपके पास 7800 kgm-3 होती है स्टील की डेंसिटी। जो यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटीज, यूनिट का जो डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो kgm-3 है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ अ ग्रेटेस्ट डेंसिटी, किसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, वो लेड है। डेंसिटी ऑफ गोल्ड, देखें वो टेबल सारा दिया हुआ है, उस टेबल के सारे एमसीक्यूज हैं यहाँ पे। डेंसिटी ऑफ गोल्ड वो 190 300 kgm-3, बी ऑप्शन है इसका। आगे देखें द मैस ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ स्टोन इज 100 ग्राम, इट्स डेंसिटी इज। अब देखो मैस दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसकी डेंसिटी निकालनी है, ये एमसीक्यूज है। अब देखिए मैस कितना दिया हुआ है आपको, 500 ग्राम का दिया हुआ है, और डेंसिटी क्या दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी क्या होता था, मैस ओवर वॉल्यूम। तो मैस को ऊपर रखो 200 को, 500 को नीचे डिवाइड कर दो, तो ये आंसर आता है 2.5। तो क्या आंसर आएगा, 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखें डेंसिटी ऑफ ओसियम, तो ओस्मियम की जो डेंसिटी है वो आपके पास 22,600 होती है। नेक्स्ट देखें द फार्मूला ऑफ प्रेशर है पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, पी ऑप्शन होगा इसका। द फोर्स एक्सर्ट परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया, बेटा ये डेफिनेशन है आपके पास प्रेशर की। द फोर्स एक्सर्ट परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, किसी शय के यूनिट रकबा पर अमूदन लगने वाली जो फोर्स है उसको हम प्रेशर कहते हैं। अगला देखें ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, पास्कल होता है इसका यूनिट। 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमने फार्मूला पढ़ा था ना, पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए क्या होता था, मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है ना, ऊपर कौन था एफ, तो बी ऑप्शन बनेगा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। If you reduce the area of a constant area in contact between your feet and the ground, then the pressure will be, अगर आप जो एरिया है उसको कम कर दोगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर और एरिया आपस में इन्वर्स रिलेशन में होते हैं। तो अगर आपने एरिया कम किया है तो आपका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लिक्विड प्रेशर पी एट द डेप्थ एज कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्रेशर इन लिक्विड वाला टॉपिक है, उसमें देखें पी इज इक्वल टू रो जी एच होता था, तो वो ए ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट देखें द अपथ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड इज गिवन बाय, अपथ्रस्ट जो है वो रो जी वी होता है, ये वाला वॉल्यूम। द एटमॉस्फेरिक द एटमॉस्फेयर एग्जर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑन एवरीथिंग ऑन अर्थ इज कॉल्ड, फिजा ज़मीन की सतह पर और उस पर मौजूद हर शय पर जो प्रेशर डालती है उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, बी ऑप्शन होगा। एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है याद रखना, 1.013 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5, बी ऑप्शन होता है इसका। तो ये हमारे चैप्टर 6 के एमसीक्यूज थे। चैप्टर 7 के एमसीक्यूज देखें। यूनिट ऑफ हीट इज, हीट का यूनिट बेटा जाउल होता है, एनर्जी हो हीट हो उसका यूनिट जाउल होता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ये टेम्परेचर की डेफिनेशन है, तो इसका ऑप्शन टेम्परेचर होगा। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ये इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन है। आगे देखें हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म होती है हीट। विच प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड मेक देम यूजफुल इन थर्मोस्टेट,
थर्मोमीटर। तो ये होता है हमारे पास थर्मामीटर में मायात को कौन सी खसूसियत उनको काबिल इस्तेमाल बताती है? वो हमारे पास सी ऑप्शन होगा, हरारत के साथ उनका फैलाव, एक्सटेंसिवली ऑन हीटिंग, जो हीट मिलने से फैलते हैं। आगे देखें, वाई इज मरकरी प्रेफर्ड ओवर अल्कोहल इन थर्मामीटर? क्यों मरकरी को प्रेफर किया जाता है? तो वो इसलिए क्योंकि ये ग्लास को ना गीला नहीं करती, इट डज नॉट वेट ग्लास। नेक्स्ट देखें, विच थर्मामीटर इज द बेस्ट फॉर मेजरिंग एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर? तो वो थर्मोकपल थर्मामीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखें, द थर्मामीटर इज यूज टू मैयर, किसके लिए यूज किया जाता है? टेम्परेचर मैयर करने के लिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ बॉडी लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन होगा। ऑन सेल्सियस स्केल 15 डिग्री इज इक्वल टू ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। अगर आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस हो तो वो फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होगा? तो ये फार्मूला आपको याद होगा बेटा। फार्मूला क्या था हमारे पास? जो टी ऑफ एफ है ना, वो इक्वल होता है 9/5 मल्टीप्लाई टी सी प्लस 32। तो 9/5 प्लस मल्टीप्लाई, अब टीसी कितना दिया हुआ है उसने? 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री आ जाएगा, प्लस क्या आएगा? 32। ठीक है। कटिंग करते हैं, या 10 से कटिंग होगी। 90, 90 प्लस 3 कितना, 30 कितना हो गया? 120। ठीक है, कैलकुलेट एक दफ़ा देखें। 5 1 ज़र 5, 5 10 ज़र 50 हो गया। फिफ ये कटिंग हुई, 10 और 9 मल्टीप्लाई हुआ तो 90। 90 में 32, सॉरी 32 है ना, 32 को ऐड करो तो हमारे पास क्या बनता है? 122। तो हमारे पास ऑप्शन होगा ये सी वाला। आगे देखें, द फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल टू टेम्परेचर इनटू केल्विन। तो वो हमारे पास केल्विन का हो ना, तो सेल्सियस में करना हो तो टी के इज इक्वल टू 273 टी सी प्लस 273। तो ये ए वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें, हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो 273 ऑप्शन होगा बी वाला। आगे देखें, द इंटरवल बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की जो इंटरवल होते हैं ना, फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, तो वो 180 गैप होते हैं इसमें। नेक्स्ट देखें, ह्यूमन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारे पास 310 के होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। फ़ारेनहाइट स्केल एफ जोन्स है वो 1.8 सी प्लस 32 होता है। ए ऑप्शन होगा इसका। 1.8 तब आया ना कि आप 9 पर 5 को डिवाइड करो तो 1.8 आता है, फिर साथ सी मल्टीप्लायर था, इस वजह से वो फार्मूला था। द फार्मूला ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस स्केल टू टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट। अब सेल्सियस है तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए तो टी सी और टी एफ इज इक्वल टू 9/5। अब मैंने फार्मूला लिखा भी था, बी वाला ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर एवर टू बी इन द होल यूनिवर्स? तो वो हमारे पास एब्सलूट ज़ीरो होता है। नेक्स्ट देखें, द मैटर डज नॉट एग्जिस्ट बिलो। तो कहाँ पर मैटर नहीं मौजूद, मतलब मादा डैश से नीचे नहीं पाया जाता, वो एब्सलूट ज़ीरो टेम्परेचर से नीचे नहीं पाया जाता। विच सब्सटेंस इज मोस्टली कॉमन यूज इन थर्मोकपल थर्मामीटर? तो वो हमारे पास आयरन और कॉपर वायर्स हैं। ठीक है। आगे देखें, विच टेम्परेचर स्केल इज यूज इन साइंटिफिक मेजरमेंट? कौन सा टेम्परेचर साइंटिफिक मेजरमेंट में होता है? तो वो हमारे पास केल्विन टेम्परेचर होता है। आगे देखें, 1 सेल्सियस स्केल द टेम्परेचर 300 केल्विन विल बी। अब देखो, ऑन सेल्सियस स्केल को अगर आपके पास टेम्परेचर केल्विन में दिया गया हो तो सेल्सियस में निकालना हो तो क्या करोगे? तो आपको पता है, आप फार्मूला क्या था? टी के टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टी सी, यही था ना? तो अब टेम्परेचर इन केल्विन आपको कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 300। 300 यहाँ लिखो। ये 273 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। तो इधर क्या बच गया? टी सी। अब 300 में से 273 को माइनस कर दो तो आपके पास बचता है 27। तो डी ऑप्शन होगा।
आगे देखें, द फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। अब फ़ारेनहाइट तो टी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो टी सी इज इक्वल टू 5/9 टी एफ ओ -32। तो ए ऑप्शन होगा इसका। अब देखो, थर्मोकपल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ डैश वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। टू वायर्स होती हैं, अभी हमने पढ़ा है ना वहाँ पे पीछे, टू वायर्स। अच्छा, अब ये चैप्टर नंबर 7 था। चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज देखें। Magnetism is a dash that act at a distance upon magnetic material। फोर्स होती है इनके दरमियान में। मैग्नेटिज्म एक फोर्स है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स पर फासले पर अमल करती है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक मटेरियल। में इनसे बताएं कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन भी है, कोबाल्ट भी है, निकल भी है, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ दीज, सारे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। इसमें से कौन सा नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है। ब्रास भी नॉन मैग्नेट है, कॉपर भी नॉन मैग्नेट है, वुड भी नॉन मैग्नेट है, तो ऑल अबव ऑप्शन होगा इसका। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। में कौन सा नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है। अब प्लास्टिक नॉन मैग्नेटिक है, ग्लास भी आपका नॉन मैग्नेटिक है, कोबाल्ट मैग्नेटिक है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन होंगे आपके पास। मटेरियल अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड, उसको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो इसके पास हमारे पास ऑप्शन ए होगा। अगला देखें, मैक्सिमम मैग्नेट फोर्स ऑफ अ मैग्नेट इज एट, बोथ पोल पे लगती है, नॉर्थ और साउथ दोनों पोलों पे लग रही होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट इज जीरो। जो भी मैग्नेट होगा ना, उसके सेंटर में जो मैग्नेटिज्म है ना, वो हमेशा जीरो होती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल। अब कहता है कि अनलाइक पोल रिपेल, लाइक पोल अट्रैक्ट, लाइक, तो कौन सी इनमें ठीक नहीं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल डू नॉट इफेक्ट ईच अदर, अ सिंगल मैग्नेट पोल डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, ये वाली स्टेटमेंट ठीक है। आगे देखें, वट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन साइड अ बार मैग्नेट। क्या डायरेक्शन होती है। हमेशा डायरेक्शन याद रखना, नॉर्थ से पोल की तरफ होती है। तो इसका सी ऑप्शन होगा, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय, कैसे पता चलता है। मैग्नेटिक कंपस कंपस से पता चलता है, डी ऑप्शन होगा इससे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी मेड अ मैग्नेट, कौन से मटेरियल है दरअसल में से किस मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल बनाया जा सकता है। तो वो आयरन और स्टील है। तो हमारे पास ऑप्शन ए और सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी मेक टेम्परेरी मैग्नेट, कौन सा मैग्नेट है जो टेम्परेरी बना सकते हैं। पेपर क्लिप को भी बना सकते हैं, ऑफिस पिन को भी, आयरन नेल्स को भी। तो ऑल ऑफ अस, इन सब को हम टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड एग्जाम्पल आर टेम्परेरी मैग्नेट। कोबाल्ट, अलनिको और इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा मटेरियल है जिसको आरजी में ये अच्छा आरजी मैग्नेट बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल आर परमानेंट मैग्नेट मटेरियल। सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन हमारे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो मुस्तकिल मैग्नेट मटेरियल की एग्जांपल है। और अल्निको, ये दोनों हैं बोथ, हम नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल। अल्निको और फेराइट, तो बोथ बी एंड सी। तो इसका ऑप्शन डी होगा, बोथ बी एंड सी। विच मटेरियल इज बेस्ट सूट फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट। तो वो स्टील है, स्टील बेस्ट एग्जांपल है। प्राइमरी रीजन सॉफ्ट आयरन इज यूज इन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बिकॉज ऑफ इट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में नरम लोहे के इस्तेमाल होने की बुनियादी वजह यह है क्योंकि ये हाई मैग्नेट परमेबिलिटी होती है इसमें, ठीक है। ज़्यादा मैग्नेटिक नफूज पजीरी होती है इसके अंदर। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये स्टेटमेंट याद कर लो, हमेशा नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर होंगी। What happened to the magnetic field strength if the distance from the magnetic
इंक्रीज मतलब क्या होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ा दें तो जो फील्ड है, फील्ड स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो जाएगी, इट डिक्रीज, फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। अगला देखें, रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर एन अदर मैग्नेट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इट इज कॉल्ड, वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है, ठीक है। आगे देखें, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल ऑफ हार्श शू मैग्नेट इज, वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहती है। हार्श शू मैग्नेट के पोल्स के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म ऑलमोस्ट क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। सी ऑप्शन होगा। परमानेंट मैग्नेट आर यूज्ड इन डोर कैचर, डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर, सर्किट सर्किट ब्रेकर, और बोथ एंड भी ठीक है, डोर कैचर में भी परमानेंट मैग्नेट यूज होता है, और डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर, इस दोनों में बोथ ए एंड बी। फ्लोर मिल्स यूज डैश मैग्नेट टू रिमूव आयरन नेल पर टेम्परेरी मैग्नेट्स को यूज करते हैं, ठीक है, आयरन नेल को दूर करने के लिए। नेक्स्ट देखें, इन द मेडिकल फील्ड डैश मैग्नेट आर यूज टू रिमूव आयरन, जो आपके पास स्प्लिंटर्स होते हैं फ्रॉम द आइज, तो कौन से मैग्नेट यूज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होते हैं। द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज मेड ऑफ, किसकी बनी होती है, वो सॉफ्ट आयरन की बनी होती है कोर। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड यूजेज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, कौन सी डिवाइसेज हैं स्पीकर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर कॉमनली यूज्ड इन लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक क्रेन्स, सर्किट ब्रेकर, ऑल ऑफ अबव, सब में होते हैं, ऑल ऑफ अबव। A dash is designed to pass a certain maximum current through safely, वो कौन सा, वो सर्किट ब्रेकर है, ऐसा डिज़ाइन किया गया है जो करंट को अपने लिहाज से पास होने देता है, एक महफूज तरीके से गुजरने दे सकता है। अगला देखें, हाउ मैनी मेथड यूज टू मैग्नेटाइजिंग द स्टील बार, कितने मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं इसके बेटा। अच्छा, उसके बाद स्टील बार कैन बी स्ट्रोक्ड इन, किस, तो स्टील बार को स्ट्रोक किया जा सकता है कैसे, कितने तरीकों से, दो तरीकों से। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड टू डीमैग्नेटाइज ऑफ मैग्नेट, तो कैसे हम डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं मैग्नेट को, उसको गर्म करके भी हो सकता है, हैमरिंग करके भी हो सकता है, थोड़ा मार के ज़रब लगा के, अल्टरनेटिंग करंट भी भेजकर, ऑल ऑफ सारे ऑप्शन हैं डीमैग्नेटाइज करने को मैग्नेट के। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज थे। लास्ट चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज देखें। A dash is a collective knowledge about the natural phenomena, process and events occurring around us, तो उसको साइंस की डेफिनेशन है बेटा। आगे देखें, क्लासीफाई द स्टडी ऑफ नेचर बेसिकली इनटू मेन डिसिप्लिन, कितने डिसिप्लिन होते हैं, दो, बायो और फिजिक्स, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज फोर्थ डायमेंशन, वो हमारे पास टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, डैश एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना एंड ड्राइव टेक्निकल इनोवेशन, तो वो फिजिक्स है बेटा हमारे पास। फिजिक्स प्राइमरली डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग, हमारे पास ये है फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। नेक्स्ट देखें, द स्टडी ऑफ साउंड वेव ऑफ देयर प्रॉपर्टीज फॉल अंडर विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो होती है एकॉस्टिक्स, ठीक है। जो सूती लहरें और उनके खसूसियात का मुताला फिजिक्स की किस शाख से किया जाता है, कॉस्टिक से। नेक्स्ट देखें, डैश एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल ऑफ एटम एंड सब एटॉमिक, तो ये एटम्स हैं, तो एटम किसके अंदर होते हैं, क्वांटम के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स कहलाते हैं। आगे देखें, डैश स्टडी ऑफ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन सॉलिड फॉर्म, तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाती है हमारे पास। आगे देखें, द स्टडी ऑफ द एक्सप्लोर्स द लार्ज स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स इन फिजिक्स इज कॉल्ड, तो ये क्या कहलाती है, इसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, कायनात का मुताला। विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ, हमारे पास जो फल्कियाती अजसाम है ना, उनकी स्टडी को कौन सी बताती है, एस्ट्रोलॉजी इसको कहते हैं। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इनमें देखो कौन सी फिजिक्स की ब्रांच नहीं है,
उसमें हमारे पास एस्ट्रोलॉजी फिजिक्स की ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है, कॉस्टिक भी है। आर्कोलॉजी जो सी है वो फिजिक्स की ब्रांच नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी होगा हमारे पास। आगे देखिए, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना एंड म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हमारे पास द इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट कंबाइंस फिजिक्स बायो एंड केमिस्ट्री इज कॉल्ड बायोफिजिक्स कहलाती है। आगे देखिए हमारे पास, मेडिकल फिजिक्स इज अप्लाइड इन विच ऑफ फॉलोइंग, कौन सी है, रेडिएशन थेरेपी होती है, ये ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मेडिकल फिजिक्स, ऑल ऑफ अबव है, एक्सरे भी है, अल्ट्रासाउंड भी, एमआरआई भी। The interaction between the matter and energy in space to understand the universe as a whole is called, तो वो हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स कहलाती है। ये देखें डेफिनेशन है ब्रांचेस की सारी। द यूज ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्निक एंड मेथड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड कंप्यूटेशनल फिजिक्स कहलाती है, जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। क्लाइमेट फिजिक्स इंक्लूड द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट वेदर, ये सारे हैं, ऑल ऑफ वह होगा। जियोफिजिक्स अप्लाइज फिजिकल प्रिंसिपल टू स्टडी द ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी शामिल है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी शामिल है, सिस्मिक भी, और ऑल ऑफ अबव, ये सारे आपस में ऑप्शन है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इन द साइंटिफिक मेथड, तो वो क्या होता है, हम साइंसी तरीक़ाकार में तजर्बात का जो बुनियादी मकसद है वो करना क्या होता है, मफरूज़े की जांच करना, द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, तो ए ऑप्शन होगा। द टेस्टेबल स्टेटमेंट इन साइंटिफिक मेथड इज कॉल्ड, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं बेटा। आगे देखें, द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व ऑल द फॉलोइंग स्टेप एक्सेप्ट, सब होते हैं इसमें, ऑब्जर्वेशन भी होता है, हाइपोथेसिस भी होता है, एक्सपेरिमेंटेशन भी होती है, रिफ्लेक्शन नहीं होती, बी ऑप्शन है। एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ, जाहिर बात है ये एग्जाम्पल एक लॉ है। आगे देखें, डाटा कलेक्ट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इज कंसीडर्ड एज ऑब्जर्वेशन, जो डाटा हम इकट्ठा करते हैं उनको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। द स्टेटमेंट दैट कैन बी टेस्टेड एट पेशेंसली डिसप्रूवन इन साइंटिफिक मेथड इज कॉल्ड, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, पहला पहला क्या है, ऑब्जर्व द फिनोमेना, तो वो डी ऑप्शन होगा। डिडक्शन आर ड्रॉन फ्रॉम, नताइज डैश से अखज़ किए जाते हैं, हाइपोथेसिस से अखज़ किए जाते हैं, मफरूज़े से। व्हाट हैपन इफ द डाटा डज नॉट सपोर्ट द हाइपोथेसिस, क्या होगा, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है हाइपोथेसिस इज डिस्कार्ड, नहीं, डाटा इज इग्नोर, नहीं, द एक्सपेरिमेंट इज कंसीडर्ड सक्सेसफुली, नहीं, हाइपोथेसिस इज मॉडिफाई, जो हाइपोथेसिस मफरूज़ा अपनाया ना उसको बेहतर किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, तो इसमें मस्ट भी वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अगला देखें, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन साइंटिफिक मेथड, क्या पर्पस होता है, टू टेस्ट आ हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, तो इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है मेरे बेटा, ये आप लोगों के एमसीक्यूज थे, इनको एक दफ़ा अच्छे से याद कर लें, इंशाल्लाह आप लोगों के एमसीक्यूज सारे कवर हो जाएंगे। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।